गुड इवनिंग एवरीवन। आईएफपीएच के इस डेली वेबिनार में आप सबका स्वागत है। आज का दिन बहुत खास है। 15 अगस्त यानी हमारे भारत का 79th इंडिपेंडेंस डे। आज का दिन हमें याद दिलाता है उन लाखों स्वतंत्रता सेनानियों की कुर्बानी की, जिन्होंने अपना सब कुछ देश के लिए न्यौछावर कर दिया ताकि हम आजादी की सांस ले सकें। उनका सपना था एक ऐसा भारत जो सिर्फ राजनीतिक रूप से नहीं बल्कि हर क्षेत्र में आजाद और आत्मनिर्भर हो। और हम होम्योपैथ्स के लिए ये दिन और भी मीनिंगफुल है, क्योंकि होम्योपैथी एक ऐसा चिकित्सा पद्धति है जो इस देश की मिट्टी में समय के साथ और गहरे उतरती जा रही है। जब होम्योपैथी के थ्रू लोगों को करते हैं, हम अपने तरीके से इस देश की सेवा करते हैं। इस गौरवशाली अवसर पर हम अपना आज का सेशन राष्ट्रीय गीत के साथ शुरू करते हैं। इस देश ने हमें बहुत कुछ दिया है और हम होम्योपैथ्स का ये फर्ज है कि अपनी प्रैक्टिस, अपने नॉलेज और अपनी सेवा के थ्रू हम भी इस देश को कुछ वापस करें। आज 79 ईयर्स बाद भी होम्योपैथी इस देश में उसी डेडिकेशन और विश्वास के साथ प्रैक्टिस कर रही है। और आईएफपीएच जैसे प्लेटफॉर्म्स यही काम कर रहे हैं, नॉलेज को बॉर्डर्स से परे हर एक तक पहुंचाना। तो आज के इस खास दिन पर आइए मिलकर सेशन को उसी जज्बे के साथ आगे ले चलें। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास कुमार, बीएचएमएस, बैचलर और मास्टर्स ऑफ ऑप्टोमेट्री, आई केयर और होम्योपैथी दोनों में स्पेशलाइज्ड एक यूनिक क्लिनिशियन। ये डॉक्टर विश्वास का आईएफपीएच पर मेरे मॉडरेट करते हुए दूसरा सेशन है, जो क्लियरली दर्शाता है कि उनका नॉलेज और एक्सपीरियंस कितना कम्प्रिहेंसिव है। डॉक्टर विकास को आई केयर और विजन साइंस में 2 दशकों से अधिक का क्लिनिकल एक्सपीरियंस प्राप्त है। वे निर्मला आई केयर पटना के फाउंडर हैं,
जहां कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन और मॉडर्न विजन केयर सर्विसेज दी जाती हैं। इससे पहले वे कुर्जी होली फैमिली हॉस्पिटल पटना में ऑप्टोमेट्रिस्ट के रूप में काम कर चुके हैं और संतोष ऑप्टिकल पटना के डायरेक्टर भी हैं। उनकी स्पेशल एक्सपर्टीज है मॉडर्न ऑप्टोमेट्री और होम्योपैथी के कंबाइंड यूज में रिफ्लेक्टिव एरर्स, ड्राई आई सिंड्रोम, कंजक्टिवाइटिस, केराटिटाइटिस, पीडियाट्रिक और जीरियाट्रिक आई कंडीशंस। इन सब में उनका अप्रोच हॉलिस्टिक और रूट कॉज फोकस्ड रहा है। आज का टॉपिक है रेड आई डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड इट्स होम्योपैथिक रेमेडी। रेड आई एक ऐसी कंडीशन है जो बहुत कॉमन है लेकिन कॉजेज काफी वेरिड होते हैं। कंजक्टिवाइटिस, केराटिटाइटिस, यूवेटिस, ग्लोकोमा सब में रेड आई हो सकता है और गलत डायग्नोसिस में गलत ट्रीटमेंट। आज डॉक्टर विकास जो एक ट्रेन ऑप्टोमेट्रिस्ट भी हैं इस डिफरेंशियल डायग्नोसिस को होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव के साथ प्रेजेंट करेंगे। ये कॉम्बिनेशन जेन्युइनली यूनिक और वैल्यूएबल होगा। ओवर टू यू सर। Thank you, Dr. Simi. I'm audible. जी सर। Dr. Simi, I'm audible. सर जी सर यार। मुझे सुन पा रहे हैं आप आराम से? हाँ जी सर। चलिए, बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू, बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया है। और टेक्निकल ग्लिच की वजह से हम लोग अभी प्रॉपरली यहाँ पे प्रेजेंटेशन नहीं कर पा रहे हैं, बट स्लाइड्स के साथ आई होप कि आप लोग स्लाइड्स को देख पा रहे होंगे। यहाँ पर आज का मेरा शीर्षक है द रेड आई, द डिफरेंशियल डायग्नोसिस, और उसी के साथ उसका होम्योपैथी परिप्रेक्ष्य। मैं डॉक्टर विकास कुमार। आज का मेरा प्रेजेंटेशन है क्लिनिकल रेड आई डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड होम्योपैथिक पर्सपेक्टिव। थैंक यू। सॉरी, मुझे इंटरप्शंस की वजह से प्रॉब्लम हो रखा था। चलिए, हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन स्टार्ट किए हुए हैं। यहाँ मेरा प्रेजेंटेशन है द रेड आई, क्लिनिकल रेड आई डिफरेंशियल डायग्नोसिस एंड होम्योपैथी पर्सपेक्टिव। हम लोग आते हैं सेकंड स्लाइड के ऊपर में। आज इस लर्निंग का हमारा उद्देश्य क्या है? सबसे पहला हमारा उद्देश्य है रेड आई की सामान्य स्थितियों को पहचानने में दक्षता प्राप्त करना। दूसरी, रेड आई के सामान्य कारणों और उसके उचित निदान का प्रबंधन करना। और तीसरी, जो मेन यहाँ पे आज का प्रेजेंटेशंस का हमारा पहला थीम ये है कि किस रेड फ्लैग वाले रोगियों को पहचानना और उसको समय से बड़े सेंटर्स पे उसको रेफर करना। क्योंकि हर रेड आई, जैसे हर पीली चीज सोना नहीं होती, हर नीली टिकिया ऋण नहीं होती, उस तरीके से हर एक रेड आई हम खुद से ट्रीट नहीं कर सकते, स्पेशली होम्योपैथी मेडिसिन के थ्रू। तो सबसे पहला जरूरी है कि हमको ये पहचान करना कि रेड आई है क्या। हमको, हमारे लिए हर रेड आई तो कंजंक्टिवाइटिस होगा, लेकिन ऐसा नहीं, हर एक रेड आई कंजंक्टिवाइटिस नहीं हो सकता है। उसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। आज हम उन्हीं कारणों को डिस्कस करेंगे अपने। जैसे हमारे होम्योपैथी के अंदर में इतिहास, हिस्ट्री इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। कब हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, तो इन चीजों को ध्यान में रख करके उस तरीके से रेड आइज के लिए भी हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और पेशेंट से क्या क्या पूछना होता है, ठीक है ना। लाइक शुरुआत कैसे हुआ, उसका क्रम कैसा रहा, कितनी अवधि के लिए रहा, ये एक ही आंख में हुआ या दोनों आंख में हुआ, क्या दर्द है या कुछ असुविधा हो रखी है आपको आंखों पे किस तरह की, या फॉरेन बॉडी सेंसर यानी कोई बाहरी तत्व का एक सेंसेशन हमारे को फील हो रखा है, वाटरिंग, पानी आना, कीचड़ आना, डिस्चार्ज, या खुजली तो नहीं है। दृष्टि परिवर्तन, चेंजेस इन विजन, ब्लरिंग है, हेलोज दिख रखे हैं, रिंग शेप में हेलोज दिख रखे हैं, कलर्ड हेलोज दिख रखे हैं, ऐसा तो नहीं है। कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग तो नहीं करते हैं। किसी संक्रमित व्यक्ति से आपका
संपर्क का इतिहास तो नहीं रहा है। कुछ सिस्टमिक डिजीज यानी जैसे ऑटोइम्यून एट्रोपी, या फिर पूर्व में किसी आंख में चोट लगा हुआ हो, कोई सर्जरी हो, या कोई ऑक्यूपेशनल हैजर्ड यानी व्यावसायिक जोखिम तो नहीं है। वर्तमान में आप कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? वर्तमान में कोई दवा इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? कोई मौखिक दवाई आपको याद हो तो आप बता दीजिए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई। ऑल रेड आई इज कंजंक्टिवाइटिस। अब जैसे कंजंक्टिवाइटिस होता है तो उसके अंदर में आप देख सकते हैं ब्लेफरोकंजंक्टिवाइटिस, जिसमें लीड्स का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस होता है, वायरल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, क्लैमाइडियल कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस हो सकता है, कुछ टॉक्सिक्स या कोई केमिकल रिएक्शंस वाली कंजंक्टिवाइटिस हो सकती है आपकी, कुछ ड्राई आई हो सकती है, कोई पिंगिकुला या टेरिजियम हो सकता है, सब कंजंक्टिवल हेमरेज हो सकता है। इसके अलावा लीड्स की कोई डिजीज है लाइक क्लेजियन हो, स्टाई, या स्टाई की स्पेलिंग गलत है थोड़ी, STYE होते, ठीक है, स्टाई हो, या फिर कोई सेकेंडरी, है ना, असामान्य लीड फंक्शन, जिसमें आपका MGD भी होता है, वो हो सकता है। कुछ कॉर्नल डिजीज की वजह से भी रेडनेस आ सकता है, लाइक एब्रेजन हो, अल्सर हो, केटाइटिस हो, कोई फॉरेन बॉडी बाहरी तत्व आंखों के अंदर चला गया हो, कोई तरह का ट्रॉमा हो, चोट का इतिहास ये हो। उसके अलावा अन्य डिजीज के अंदर में डेक्रोएडेनाइटिस, डेक्रोसिस्टाइटिस, कार्टोइड ड्यूरल एंड ड्यूरल फेस्टुला, इवन एंगल क्लोजर ग्रुप, एक्यूट एंगल ग्लूकोमा, एंगल क्लोजर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा भी बोलते हैं उसको, जो कि सबसे रेड आइज भी होगा, पेनफुल आइज भी होगा इसके अंदर में। इवन आप यहाँ पे देख सकते हैं एंटेरियोइटिस, ईपी स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस, और फिक्सियस कारण भी होते हैं इसके। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इटियोलॉजी और रेड आई डिसऑर्डर्स में आप देख सकते हैं इन्फेक्शन यानी संक्रमण, स्टाई है, कंजंक्टिवाइटिस है, कॉर्नियल अल्सर है। इन्फ्लेमेशन में आप सूजन सूजन में देख सकते हैं, आराइटिस है, इपिस्क्लेराइटिस है, स्क्लेराइटिस है और इपिस्क्लेराइटिस। इवन ट्रॉमा, जिसके अंदर में कॉर्नियल एब्रेजन और मे बी सबकंजंक्टिवल हेमरेज। सबकंजंक्टिवल हेमरेज कभी कभी विदाउट एनी ट्रॉमा भी हो सकता है और ट्रॉमा के साथ भी हो सकता है, दोनों की क्लासिफिकेशन थोड़ी सी अलग अलग है, पर ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट दोनों में सेम ही आता है। इवन मैकेनिकल में कुछ आंखों में हीट चेक कर गया हो, इस तरह का रगड़ घर्षण या अन्य तरह का चोट। इसके अलावा जो होता है दैट इज एक्यूट ग्लूकोमा या तीव्र ग्लूकोमा, जिसमें कि एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा हो सकता है। इसके अलावा पेनिट्रेटिंग और नॉन पेनिट्रेटिंग, इसके अंदर में आपके चोट हो सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगले स्लाइड की तरफ, जहाँ एग्जामिनेशन ऑफ रेड आई की जांच। सबसे पहले पूरे रोगी का निरीक्षण करें, फिर आंखों की जांच करें। पलक को उल्टा करके लेड एवर्जन, कि पलक के इनसाइड में कहीं कुछ चीज तो नहीं है, उसको देखें। वहाँ इंफॉर्मेशन किस तरीके का है, क्या पैटर्न है, उसको देखें। और प्रत्येक आंखों की विजुअल एक्यूटी की जांच जरूर करें। कंजंक्टिवा यानी वाइट पोर्शन ऑफ द आईज, इसमें रेड ब्लड वेसल्स होते हैं, और वाइट पोर्शन ऑफ द आई दैट इज कॉल्ड स्क्लेरा, उसकी भी जांच करें। आंखों की मूवमेंट, आंखों की गतिशीलता की जांच करें कि मूवमेंट में कहीं कुछ दिक्कत तो नहीं हो रखा है, फुल मूवमेंट है या नहीं है, हर एक क्वाड्रेंट्स पे, सुपीरियर, इंफीरियर,
नेजल, टेम्पोरल, इवन जो ऑब्लिक एक्सिस पे रोटेशन होती है वो है या नहीं है। इसके अलावा कॉर्निया की क्लैरिटी देखें, उसको फ्लोरेसेंस स्ट्रेन करके देखें। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कि फ्लोरेसेंस स्ट्रेन करने के बाद में किस तरीके का इमेजेस आप वहाँ पे देख रहे हैं। यहाँ एक फ्लोरेसेंस स्ट्रिप हम लोग लगाते हैं आंखों पे विद द हेल्प ऑफ सम लोकल एनेस्थीसिया, टॉपिकल एनेस्थीसिया के थ्रू हम लोग उसको वहाँ रखते हैं। और उसके बाद जो जगह खराब हो जाता है वो यहाँ पे कोई एब्रेजन है, कुछ इस तरह का है जहाँ से टिश्यूज में प्रॉब्लम्स आती है, तो वो ग्रीन ग्रीन आपको दिखेगा ब्लू लाइट में, कोबाल्ट ब्लू लाइट के अंदर में इस चीज को हम लोग एग्जामिन करते हैं। पुतली की आकार, पुतली की शेप का है, साइज का है, नॉर्मल जो साइज है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा तो नहीं हो गया, ज़्यादा छोटा तो नहीं हो गया है। और लाइट, टॉर्च लाइट लगा करके उसकी पुतली के रिएक्शंस को जो देखें, प्रतिक्रिया, वो लाइट से प्रतिक्रिया दे रहा है नहीं दे रहा है। तेज लाइट में डाला है तो वो पुतली सिकुड़ना चाहिए, लाइट ऑफ करते हुए फैलना चाहिए, ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, क्योंकि ये रेड आइज में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और आवश्यकता अगर पड़ती है तो फंडोस्कोपी या फिर प्रीओकुलर लिम्फ नोड्स की जांच भी यहाँ पे करनी होती है। हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आप यहाँ पे देख रहे हैं इमेज के अंदर में स्टाई और क्लेजियन, जो कि फर्स्ट स्टेप आप देख रहे होंगे होर्डियोलम, पलक की ग्रंथियों की संक्रमण, आंतरिक और बाहरी स्टाई, इंटरनल और एक्सटर्नल स्टाई, सामान्यतः लाल और तीव्र दर्द युक्त और कोमल सूजन, सूजन होगा कोमल, माइल्ड सूजन होता है बट सूजन होता है। जबकि क्लेजियन में जो होता है आप देखते हैं इसमें मेमोवियन ग्लैंड जो होता है वो ब्लॉक हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की जिस कारण वहाँ पे होने वाली दीर्घकालीन सूजन, और सामान्यतः वो कठोर होगा, हार्ड होगा और बगैर दर्द का होता है। यही दो चीजें हैं ना स्टाई और क्लेजियन में डिफरेंसेस में करना, कि अगर स्टाई होगा तो वो पेनफुल होता है, बट क्लेजियन एक सर्टेन एक्सटेंट के बाद में पेनफुल नहीं होता, वो सिर्फ एक नोट्स बने हुए होते हैं वहाँ पे। दोनों में दृष्टि समानता अप्रभावित, लफ्ज में विजन में कोई चेंजेस नहीं आता, विजन आपकी एकदम प्रॉपर रहती है, विजन में कोई डिफेक्ट उसके अंदर में यूजुअल नहीं आता। और अमूमन इस ये में कोई डिस्चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। इसके अंदर में हम लोग देखते हैं पारंपरिक देखभाल के अंदर में गर्म सिकाई और कुछ मामलों में हम लोगों को एंटीबायोटिक्स या फिर इंसिजन लगा के उसको ड्रेन करने की जरूरत पड़ती है, या फिर हम लोग उसके लिए हम लोग आगे रेफर कर देंगे। ये क्लियर? ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट आगे फिर करते हैं, दैट इज कंजंक्टिवाइटिस। कंजंक्टिवाइटिस आपने यहाँ पे देखा तीन तरीके के यूजुअल कंजंक्टिवाइटिस, बैक्टीरियल, वायरल और एलर्जिक। बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस यूजुअल वो म्यूकोपोलन डिस्चार्ज के साथ होता है, कीचड़ के साथ, और दोनों आंखों में ये हो सकता है। बैक्टीरियल होगा तो उम्यून दोनों आंखों में होगा। वायरल में प्राय पानी जैसा डिस्चार्ज होता है, वाट डिस्चार्ज होगा बट वाटरी डिस्चार्ज होता है। और यहाँ पे वायरल वाले में संक्रमण फैलने की संभावना बैक्टीरियल के तरीके से भी होती है। एलर्जिक में पानी से डिस्चार्ज और खुजली बहुत प्रमुख होता है, इचिंग बहुत होगा, और खुजली भी मतलब समझिए डबल, दोगुना बहुत। लेकिन लालिमा तीनों में एक ही तरह की ऑलमोस्ट होती है, दृष्टि सामान्यतः संरक्षित रहती है और तेज दर्द इसमें यूजुअल नहीं होता। इज इट क्लियर? अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। कंजंक्टिवाइटिस, कोई डिस्चार्ज नहीं, बैक्टीरियल संभावना पे विचार करें। खुजली अगर है तो एलर्जिक पैटर्न की तरफ संकेत करता है। चिपचिपा डिस्चार्ज सामान्यतः संरक्षित दृष्टि और बिना प्रमुख दर्द के लाल आंख, सतही कंजंक्टिवाइटिस का पैटर्न
हो सकता है। संक्रामक कंजंक्टिवाइटिस में वायरल और बैक्टीरियल के कारण अलग अलग करना थोड़ा सा कठिन हो सकता है आपके लिए। स्रोत स्लाइड में बताए गए के अनुसार कुछ परिस्थितियों में टॉपिकल क्लोरामफेनिकल, जो कि एक इंग्लिश मेडिसिन है, और कॉन्टैक्ट लेंस के उपयोगकर्ताओं में स्यूडोमोनास कवरेज के लिए ओफ्लोक्सिन का उल्लेख किया जाता है। एलर्जी की स्थिति में एलर्जन हटाना और सोडियम बाइक्लोमोग्रेट का उल्लेख है। ये सुधार होने पर इसको आगे हम लोग रेफर कर दें, ज़्यादा बेहतर होगा। इज इट क्लियर? चलिए, अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर, जहां हम लोग बात करेंगे स्क्लेराइटिस, कंजंक्टिवाइटिस और ईपी स्क्लेराइटिस। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं, कंजंक्टिवाइटिस में सामान्यतः दृष्टि प्रभावित नहीं होती, दर्द प्रमुख नहीं है, और लालिमा सतही सरफेस पे हो सकता है, थोड़ा फैला हुआ आपको दिखाई देगा। बट ईपी स्क्लेराइटिस के अंदर में हल्का दर्द, असुविधा, लालिमा लोकलाइज हो सकता है, स्थानीय हो सकती है, सतही ये में फिनाइलेफ्रिन से ब्लांच कर सकता है। फिनाइलेफ्रिन ड्रॉप डालने के बाद वो ब्लांच कर जाता है और एक जगह लोकलाइज ही दिखता है यूज। अब हम लोग बात करेंगे स्क्लेराइटिस की। आपने भी स्क्लेराइटिस में यहाँ देखा है कि लोकलाइज जगह पे रेडनेस है और दर्द वहाँ पे हल्का दर्द रहता है। स्क्लेराइटिस जब होता है तो वहाँ पर गहरा डीप लेयर्स में और अधिक तेज दर्द, तीव्र दर्द, बट दृष्टि प्रभावित होती है इसके अंदर में, और गहरी बैगनी रंग का लिया हुआ लालिमा और आंख मूव करने में, हिलाने में दर्द होता है। स्क्लेराइटिस जो होता है वो प्रणालीगत ऑटोइम्यून या सूजन संबंधी रोग की वजह से भी होता है। इसको हम लोगों को तलाशना होता है कि किस वजह से ये हुआ होगा। लेकिन दोनों में सही क्लिनिकल डिफरेंशिएशन महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्क्लेराइटिस में अर्जेंट ऑप्थेल्मिक इवैल्यूएशन आई सर्जन्स के पास में इसको रेफर करना चाहिए, अदरवाइज वहाँ पेनफुल काफ़ी ज़्यादा होता है, जो कि अमूमन सतही दवाओं से उतना रिलीफ नहीं मिलेगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। यहाँ आप इस स्लाइड के अंदर देख रहे हैं कि ईपीएस स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस के अंदर में सिमिलरिटीज क्या हो सकती है। तो लोग यहाँ बात करेंगे ईपीएस स्क्लेराइटिस और स्क्लेराइटिस में। यहाँ यहाँ नाम से ही डिफ्रेंशिएट हो पाता है। ईपी मतलब स्क्लेरा से जस्ट ऊपर, स्क्लेराइटिस मतलब स्क्लेरा पे, ठीक है ना। मैंने कंजंक्टिवा और स्क्लेरा के बीच में अगर सूजन है तो दैट इज ईपी स्क्लेराइटिस, और स्क्लेरा पे सूजन है तो वहां पे स्क्लेराइटिस। ईपी स्क्लेराइटिस में आपका जो सूजन होता है सतही होता है, अक्सर हल्का दर्द होगा, असुविधा थोड़ी होती है, लालिमा अपेक्षाकृत चमकीली और स्थायी लोकलाइज होता है, और इसकी जो ब्लड वेसल्स होती है वो फेनाफ्रीन का इस्तेमाल करने के बाद में वो लोकलाइज हो जाता है, अगल बगल का जो सूजन होता है वो काफ़ी कम हो जाता है। बट स्क्लेराइटिस के अंदर में सूजन बहुत डीप लेयर्स पे होता है, स्क्लेरा पे बहुत तेज दर्द होगा, आंख हिलाने में बहुत दर्द होगा, दृष्टि भी धुंधली हो सकती है या रोशनी की कमी भी हो सकती है। और आप देखेंगे स्क्लेराइटिस के अंदर में कि जो लालिमा जो है ना, जो लालिमा है वो कुछ वायलेट कलर का अपीयरेंस होगा। स्क्लेराइटिस के अंदर में ऑटो इम्यून और लोकलाइज सूजन जो होता है उसकी हम लोगों को पृष्ठभूमि को तलाशने की जरूरत पड़ेगी। स्क्लेराइटिस के अंदर में नेत्र सर्जन का मूल्यांकन बहुत ही जरूरी है। सो
इस पे हम लोगों को ये ध्यान देना होगा कि ईपीएस स्क्लेरोसिस को आप ट्रीट कर पाएंगे आसानी से, बट स्क्लेरोसिस में थोड़ी सी आपको मुश्किल होगी। सो इट्स बेटर कि आप इसको रेफर करें आगे। नई स्लाइड में हम लोग आ रहे हैं, ये हो रखी है आयराइटिस। ये बड़ा कॉमन सा प्रॉब्लम्स होता है, और आपने काफी केसेस देखा होगा अपनी प्रैक्टिस के अंदर पे। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ पीपल जो पुतली जो है वो इरेगुलर शेप की हो जाती है, और जो आइरिस डायफ्राम है, जो ब्राउन कलर का भी डायफ्राम देख रहे हैं ना, वो हमारे आई लेंस से जो क्रिस्टलाइन लेंस होता है उसमें जाकर चिपक जाता है। ठीक है ना? तो वो चिपकने की वजह से उसका पीपल जो है ना इरेगुलर हो जाता है, और वो पुतली फैल नहीं पाता, वो पूरी तरीके से फैल नहीं होगा, वो कहीं जाके एक समझिए कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके का शेप में आपका वो आएगा। तो आइटिस एक तरह का एंटीरियर यूवेटिस होता है, जिसमें आमतौर पर ये एक तरफा और मध्यम से तीव्र दर्द इसके अंदर में, पर दृष्टि में कमी होती है। और सिलेरी फ्लस पुतली की प्रकाश प्रकृतिया प्रतिक्रिया कम, मायोटिक पुतली छोटा पुतली हो जाता है, और फोटोफोबिया इसके महत्वपूर्ण संकेत में आते हैं। आमतौर पे फॉरेन बॉडी सेंसेशन का एहसास नहीं होता है जब तक कि कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट उसमें ना हो। संक्रामक या प्रणालीगत प्रतिरक्षा संबंधी कारणों से जुड़ा हुआ हो सकता है, जैसे एसएलई, सोरियासिस, एस्पोनिरोड अर्थराइटिस, इसकी वजह से भी हो सकता है। अगर कॉर्नियल भागीदारी मतलब कॉर्निया का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है, जिसमें कि केपीज आपने यहाँ पे स्लाइड में देखेंगे, केपी छोटे छोटे रेड मटन फैट जिसको हम लोग बोलते हैं, वो धब्बा 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 इंटीरियर कॉर्निया पोस्टीरियर कॉर्निया पे आपको दिखने को मिलता है। अगर इस तरह का चीज मिले तो इसको आगे तुरंत आगे इसको रेफर करते हैं आई सर्जन्स के पास। और एक और चीज देखिए, आरआइटिस या यूवीआइटिस है ना, कुछ पेशेंट में रिकरेंट होता है, जब भी होगा बार बार होगा, बार बार होगा। तो यहाँ पे हम लोग एक मेडिसिन का यूज करते हैं, जो सिम्टम्स है उसके अलावा एक मेडिसिन हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जिसका कि काफी अच्छा मर्क कोरोसिव का काफी अच्छा यूज है। जो कि हम लोग इसका यूज करते हैं तो जो रिकरेंट मैंने बार बार जो होने की संभावना होती है वो काफी हद तक कम होती है। मैंने काफी पेशेंट्स में इसको यूज किया है, और अब वी कैन गेट गुड रिजल्ट्स। अदरवाइज हम लोग एलोपैथी के अंदर में इसमें सिर्फ स्टेरॉइड ड्रॉप्स, ओरल स्टेरॉइड दे करके ये सूजन को कम करना पड़ता है। बट लॉन्ग टर्म आप स्टेरॉइड का यूज करते हैं, आप जानते हैं इसके कितने दुष्परिणाम होते हैं। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में। नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में आते हैं, जैसे टेरिजियम और पिंगिकुला। टेरिजियम क्या है और पिंगिकुला क्या है, इसके ऊपर में हम लोग बात करेंगे। आपने बहुत सारे पेशेंट में देखा होगा टेरिजियम एक फ्लेशी भी आके कॉर्निया को पूरा इंक्रोच करता है। तो ये पेनफुल नहीं होता, इसमें कोई दर्द वगैरह नहीं होता। ये दोनों कंजंक्टाइवल ग्रोथ हैं, और दीर्घकालिक एक्टिनिक और अल्ट्रावल ट्रेस है, और बार बार चोट या फिर कुछ एक्सपोजर से भी जुड़ी हुई है। एक आज से कुछ साल पहले राजमहल, जैसे राजमहल झारखंड में पड़ता है, वहाँ पे एक कैंप में गया था मैं, तो वहाँ पे मतलब करीब 300 पेशेंट में 200 पेशेंट में ये टेरिजियम देखने को मिला, नाकुना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं नाकुना, ये देखने को मिला। तो वहाँ मालूम चला कि वो चाइना के लिए खदान है, डस्टी कंडीशंस में रहने से बहुत ज़्यादा ये डेवलपमेंट होता है। बट ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, एक सा नहीं होता है। टेरिजियम एक मांसल त्रिकोणीय वृद्धि है, जो कि कॉर्निया की ओर बढ़ती है और दृष्टि बाहर आती है। देखिए ये ब्लैक पोर्शन को जो पीपल है उसको कवर कर लेगा, तो विजन आपका रिस्टोर होगा। और ये चढ़ने की वजह से, सॉरी, कॉर्निया में काफी हाई एस्टिग्मेटिज्म डेवलप कर जाता है, जिसकी वजह से हमको देखने में काफी तकलीफ आती है। और बट उसके जो उल्टे साइड में आप देख रहे हैं पिंगिकुला, ये पीले रंग की उभरी हुई गांठ होती है, जो सामान्यतः कॉर्निया पे नहीं बढ़ती। ये फर्क पड़ता है टेरिजियम के अंदर में और पिंगिकुला के अंदर में। वो सामान्यतः उस पे नहीं चढ़ती है, नहीं जब बढ़ती है।
प्राय उपचार और लक्षण है टेररिज्म में आवश्यकता था उसको सर्जरी करके ही उसको बेटर, आप उसको वहां से हटा करके, कट करके वहां से, और सर्जरी के थ्रू इसको एक्सीज करना पड़ता है। लेकिन ये कुछ कुछ पेशेंट में ये दोबारा से ये होने की संभावना होती है। तो उसकी रोकथाम के लिए नाइट्रिक एसिड वगैरह का भी यूज किया जाता है ताकि रिकरेंट ना हो। बट जिसमें रिकरेंट होने की संभावना ज्यादा होती है तो आजकल एक नई टेक्निक आ गई है, टेरिजियम सर्जरी विद ग्राफ्ट। उसको ग्राफ्ट कर दिया जाता है, उसकी जो ट्रायंगुलर जो शेप जो चढ़ा हुआ है ना कॉर्निया पे, उसको दूसरी तरफ उसको मोड़ दिया जाता है। तो फिर वो वापस दूसरी तरफ जाएगा, पुतली पे नहीं आएगा। अब हम लोग यहाँ पे केस को डिस्कस कर रहे हैं। ये केस है एक्यूट क्लोजर एंगल क्लोजर ग्लूकोमा का। आप यहाँ पे देखेंगे टॉर्च लाइट जब आप डालेंगे पुतलियों पे, तो वो पुतली आपका है ना, फैलना सिकुड़ना थोड़ा स्लो, बहुत स्लो रिएक्ट करता है। यहाँ एक केस है जो 54 साल का एक पुरुष है, दाहिने आंख और दाहिने सिर में और चेहरे में दर्द है उसको। दर्द एक सप्ताह में बढ़कर आज बहुत तीव्र हो गया है, और उसको बार बार मितली यानी उल्टी, एक दो बार उल्टी से महसूस या दो बार उल्टी हुई भी है। और दृष्टि प्रभावित है, उसकी रोशनी काफी कम हो रखी है। आंखों से पानी काफी ज्यादा पानी का डिस्चार्ज नहीं है। लेकिन लाइट जो है ना वो लाइट टॉलरेट नहीं कर पा रहा है, प्रकाश ये आवाज से, लाइट से। शिलरी फ्लश आप देख रहे हैं यहाँ पे, धुंधला कॉर्निया और उल्टा एंटीरियर चेम्बर्स के आपाश कहते हैं इसको, एक्यूट एंगल क्लोमा कहते हैं। इसमें टच करने के बाद में आईज काफी हार्ड दिखेगा आपको, प्रेशर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, मोर देन 30, 32, 35 इस तरीके के। नॉर्मल आई का प्रेशर जो होता है वो तकरीबन 10 से लेकर के 20, 21 तक होता है, लेकिन इसमें बहुत ही ज्यादा आपका बढ़ जाता है। तो ये एक इमरजेंसी रेफरल है, ध्यान रखें कभी इस तरह के केसेस आप लोग देखते हो वो सीधा, क्योंकि इसमें अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं मिला तो इसमें आंखों की रोशनी चली जाती है, फिर रिकवर नहीं करती है, क्योंकि जो आंखों पे दबाव इतना बढ़ जाता है कि आपका पीछे ऑप्टिक नर्व में प्रेशर आता है, ऑप्टिक नर्व एक बार दब गया तो फिर आप उससे कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेड आई के अंदर में कंजंक्टिवा, पीपल कॉर्निया, एंटी चेम्बर आईओपी। कंजंक्टिवाइटिस के अंदर में पुतली सामान्य होती है, कॉर्निया सामान्य होता है, कंजंक्टिवा में इंजेक्शन रहते हैं आपके। एक्यूट ग्लोकोमा के अंदर में एक्यूट ग्लोकोमा के अंदर में पूरी आंख लाल, पुतली स्थिर, फैली हुई या अंडाकार हो सकती है, कॉर्निया का धुंधलापन होगा और एंटीरियर चैम्बर्स में परिवर्तन होगा, एंटीरियर चैम्बर बहुत शैलो हो जाता है इसके अंदर में। इसके उलट आप देखेंगे आयराइटिस के अंदर में या यूवेटिस के अंदर में सिलेरी फ्लश, छोटी पुतली, छोटी और अनियमित पुतली होती है, और केपीज या फिर एंटीरियर चैम्बर में सूजन के संकेत आपको दिखाई देंगे। बट उसको देखने के लिए आपको एटलीस्ट स्लिट लैम्प एग्जामिनेशन जरूरी होता है। दर्द और फोटोफोबिया, अपर दृष्टि में कमी को साधारण कंजंक्टिवाइटिस मानकर नहीं छोड़ना है, उसको आगे इसको रेफर करें। ट्रॉमा क्या हो सकता है? उदाहरण यहाँ हम दे रहे हैं, एक 10 वर्षीय बच्चे की लड़ाई के दौरान आंख पे सीधी चोट लगी। शिक्षक बच्चे को लेकर आया, चोट की घटना उसने स्वयं नहीं देखी थी। रोगी सचेत है और हेमोडायनेमिकली स्टेबल है, लेकिन आंख नहीं खोल पा रहा है और हाथ से आंख को ढक रहा है। कुछ फॉरेन बॉडी सेंसेशन का एहसास हो रहा है और लगातार पानी आने की शिकायत है। ट्रॉमा में कॉर्नियल एब्रेजन, हाइफीमा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन हो सकता है, वो ग्लोब पे इंजरी की संभावना भी विचार किया जा सकता है। आते हैं अगले स्लाइड के ऊपर में। नेत्र ट्रॉमा एक नेत्र आपातकाल है, ऑप्थाल्मिक इमरजेंसी। तो इन चीजों को ट्रॉमा का निदान में
ट्रॉमा के बाद विभेदक निदान में शामिल हो सकते हैं कॉर्नियल एब्रेजन, हाइफीमा, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, कॉर्नियल ग्लोब या फिर ग्लोब में चोट, पेंटेटिंग या फिर ग्लोब इंजरी, ग्लोब रप्चर, दृष्टि, पुतली, कॉर्निया, एंटीजम जांच तथा आवश्यकता अनुसार इसको आप आगे रेफर करें। नेक्स्ट स्लाइड में है कॉर्नियल एब्रेजन। कॉर्नियल एब्रेजन की जांच करने के लिए फ्लोरेसेंट स्टेन के बगैर आप नहीं कर सकते। जो हम लोगों ने पहले स्लाइड में दिखाया था, एक फ्लोरेसेंट स्टेन था जो ग्रीन कलर का हो जाता है और उसको कोबाल्ट ब्लू लाइट के अंदर में देखना पड़ता है कि, और जहां भी एब्रेजन होगा आप वहां पे देखिएगा वो जगह सामान्यतः रूप से हरी हो जाएगी, बाकी जगह क्लियर कट दिखेगा। तो इसमें दो तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि चोट का प्रक्रिया, कोई चोट तो नहीं लगा, कैसे लगा, क्या लगा, आप पूछेंगे। कॉन्टेक्टनेस का उपयोग तो नहीं करते हैं आप, और फॉरेन बॉडी, कुछ आंख में चोट लगने का इतिहास तो नहीं है। फ्लोरेसेंस स्ट्रिप्स के थ्रू हम लोग उसको देखेंगे। और कॉर्निया ब्रेजन में दर्द होगा, फोटोफोबिया होगा, पानी आना, और अगर कॉन्टेक्ट वगैरह का इतिहास है तो उसको आगे रेफर डाल दें। आप यहाँ इस स्लाइड के अंदर में आप देख पा रहे हैं दो चीज। एक तो आप इस स्लाइड के अंदर में देख पा रहे हैं यहाँ पे एक तो लीड्स के ऊपर में अंदर फॉर्निक्स के अंदर में कुछ चीज फॉरेन पार्टिकल फंसा हुआ हो। फिर एक आयरन डस्ट आप देख रहे हैं जो कि कॉर्निया पे, पुतले के जस्ट नीचे में आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो ग्रीन कलर का जो मार्क दिख रखा है, ये कॉर्निया ब्रिजन है, ठीक है ना। बाकी वो दोनों चीज तो फॉर्न बडीज है आपके। इसमें इसको फॉर्न बडी को रिमूव करें, आप कर सकते हो, कर लें, अदरवाइज सीधा आप आगे इसको रेफर कर दें, क्योंकि जब तक इसको निकाला नहीं जाएगा तब तक इसका प्रॉब्लम दूर नहीं होगा। यहाँ आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, आप लोगों ने काफी केसेस में देखा होगा इस तरह का रेड आई, बट इट्स नॉट पेनफुल, ये पेनफुल नहीं होता। इसका रीजन आइडियोपैथिक है, मतलब बिना किसी कारण के भी हो सकता है, चोट से हो सकता है, कोई रक्त संबंधी विकार हो या फिर ब्लड प्रेशर बढ़े होने की वजह से। जो लोग ब्लड थिनर्स यूज कर रहे हैं, कोई स्टेरॉइड यूज कर रहा है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज कर रखा है, और कुछ डिफरेंट डिजीज लाइक डेंगू, टाइफाइड, मलेरिया भी इस तरह का ये हेमरेज दिखता है। तो आमतौर पे ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, अब इसमें कोई दर्द होता नहीं, डिस्चार्ज भी नहीं होता, इवन कोई सिम्टम्स नहीं होते एक्सेप्ट द रेड आईज, और दृष्टि इसमें कोई प्रभावित नहीं होती, रोशनी आपकी है। और ये रक्त जो जमा हुआ है, रक्त है आपका, क्लॉटिंग है, वो धीरे धीरे सामान्यतः बिना कोई ट्रीटमेंट के भी ये अपने आप से ये खत्म हो जाता है, बट उसमें समय लगता है, डिपेंड करता है कितना है। तो 7 दिन से लेकर 15 दिन के अंदर में अपने आप से खत्म हो जाएगा विदाउट एनी ट्रीटमेंट। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में बात करेंगे केमिकल इंजरी की। अगर कोई तरह का केमिकल यहाँ पे गया है, सबसे पहला तो पानी से आंखों को वॉश करना। जितना ज्यादा पानी से वॉश करेंगे, कम से कम 15 से 30 मिनट तक, एक आंखों की इरिगेशन करें, ठीक है ना, सिंचाई करके उसको इरिगेट करके। और आंख का पीएच 7.0 से 7.2 के आसपास हो जाना चाहिए, यह बताया गया है। आवश्यकता पड़ने के बहुत अधिक मात्रा में पानी की जरूरत पड़ सकती है आपको। और इरिगेट करने के बाद पट्टी लगा के आप तुरंत उसको रेफर कीजिए। इसमें मुख्य संदेश एक था, इरिगेट, इरिगेट, इरिगेट देन रेफर। जितना इरिगेट कर सकते हैं इतना केमिकल्स को आप पानी के थ्रू निकाल सकते हैं, निकालिए और इसको आगे आप रेफर कर दीजिए, इसको छेड़ना नहीं है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे द रेड फ्लैग की। कब तुरंत रेफर करें? अचानक या लगातार दृष्टि हानि, सडन परसिस्टेंट विजन लॉस, ठीक है। अत्यधिक या अस्पष्ट कारणों वाला आंखों का दर्द, असमान या सुस्त, मतलब नॉन रिएक्टिंग पीपल, पुतली, कॉर्निया कोई इन्वॉल्वमेंट हो,
और आंखों में कोई संदिग्ध ट्रॉमा का चोट हो, कोई ग्लोब का चोट हो, कोई रासायनिक एक्सपोजर हो, और गंभीर लालिमा दर्द लिया हुआ या कॉन्टेक्ट लेंस यूजर्स का जो आंखों में प्रॉब्लम होता है तो उनका। और इन संकेतों में कभी भी देरी मत कीजिए, सीधा रेफर करना है। टेक होम मैसेज है यहाँ पे, पेन, photophobia, decay frequency, red eyes, algorithm. Don't forget to check the visual acuity of cornea apple. उस पेशेंट की कॉर्निया, पुतली और इन चीज़ों को ध्यान दें, उसको भूलना नहीं है। और नॉट ऑल रेड आई इक्वल टू कंजंक्टिवाइटिस, स्पेशली यूनिट किसी एक आंख की लालिमा है तो उसको कंजंक्टिवाइटिस की तरह ट्रीट मत कीजिए। बैक्टीरियल है, आप कर सकते हैं, बाकी में हाथ डालने की जरूरत नहीं। अब हम लोग बात करते हैं डिफरेंशियल, व्हाई द डिफरेंशियल मैटर्स। डिफरेंशियल क्यों महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। जैसे यहाँ स्लाइड में आप देख रहे हैं, बीइंग कॉमन, अर्जेंट और इमरजेंसी। तो रेड आई एक क्लिनिकल प्रेजेंटेशन है, स्वयं में कोई अंतिम डायग्नोसिस नहीं है, सिंपल। सामान्य सौम्य कंजंक्टिवाइटिस, एलर्जी, ड्राई आई, सब कंजंक्टिवल हेमरेज, ये कॉमन है, इसमें ज्यादा अंजन नहीं। अर्जेंट में केराटाइटिस, कॉर्नियल अल्सर, स्क्लेराइटिस और एंटेरियोवाइटिस, ऐसा कुछ भी लक्षण आप देख पा रहे हैं तो आप प्लीज उसको और इमरजेंसी, भैया अभी के अभी जाओ। तो उसके अंदर में आता है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लूकोमा, केमिकल इंजुरी, और हमारा जो आई का ग्लोब है वो किसी वजह से रप्चर कर जाता है। तो ये तीन चीजें। और किसी भी इन चीजों में किसी भी कॉम्प्लीमेंट्री या होम्योपैथिक अप्रोच से पहले सुनिश्चित करें कि दृष्टि, कॉर्निया, पुतली या आईओपी खतरे में तो नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट स्लाइड के अंदर में, स्ट्रक्चर रेड आई हिस्ट्री। कब, कहाँ, कैसे, कौन सी कंडीशंस में हुआ, दर्द कैसा है, क्या इसमें विजन किस तरह का है, ब्लडिंग तो नहीं है, हेलोस तो नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस का एक्सपोजर तो नहीं है, ट्रॉमा, केमिकल एलर्जी तो नहीं है, एक ही आंख में है या दोनों आंखों में है, फोटोफोबिया तो नहीं है एब्सेंट है, माइल्ड है या मार्क्ड है, इस तरह का डिस्चार्ज किस तरह का है, वाटरी है, फोमी है, किस तरह का डिस्चार्ज आपका है, और कुछ स्किन वगैरह का जो यहाँ कंटेंट रहता है तो उसको भी हम लोगों को ध्यान दे करके इसको ये करना है। और टोटलिटी से मेल खाते हुए रेमेडी पिक्चर्स का हम लोग यहाँ पे चयन कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है जो हम लोगों का पारंपरिक होम्योपैथी, कब हुआ डायग्नोसिस है, कब हुआ, कौन सी ऑक्टर कंडीशन उसमें मौजूद है, क्या ये अर्जेंट ऑप्थेल्मिक केयर तो नहीं की जरूरत तो नहीं है, लोकल पिक्चर कैसा है आपका, दर्द, खुदी, जलन, डिस्चार्ज, फोटोफोबिया। इसके अलावा मोडेलिटीज, प्रकाश, हवा, दबाव, समय से बेहतर या बदतर क्या है, जनरलिटीज में प्यास और थर्मल प्रेफरेंस, नींद, भूख, ये सारा चीज को ध्यान रखना है। और इंडिविजुअलाइजेशन में टोटलिटी से मेल खाता हुआ जो पारंपरिक रेमेडी पिक्चर्स है उसका ही हम लोग चयन करें तो ज्यादा बेहतर होता है। ट्रेडिशनल रेमेडी डिफरेंशिएशन हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, तो रेमेडी, ट्रेडिशनल ऑक्टर पिक्चर्स एंड टीचिंग क्योर। तो यहाँ पे हम लोग यूफ्रेशिया की बात करेंगे। ट्रेडिशनल पिक्चर में वाटरिंग है, इरिटेटिंग है, लैक्रिमेशन है, बर्निंग, आईलिड इरिटेशन है, एकार्डिक टीयर्स है, इसके अंदर में आता है। और बेलेडोना, सडन अचानक तीव्र लालिमा, गर्माहट और कंजेशन, इसमें एक्यूट कंजेस्टिव पिक्चर आएगा। एपिसमेल हम लोग यहाँ बात करेंगे जहाँ चुभन हो, दर्द हो, सूजन हो, एडिमा, उसके अब लक्षण हो, और साथ में स्टिंगिंग और स्वेलिंग टीचिंग क्यू में। पल्सटिला इसके हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे जहाँ की ब्लाइंड डिस्चार्ज और बदलते और परिवर्तनशील पिक्चर्स भी हम लोग को सिम्टम्स मिलते हैं तो हम लोग यहाँ पे ब्लाइंड डिस्चार्ज का ये चीज़ है। मर्क्यूरिस हम लोग यहाँ रेडनेस विथ इरिटेटिंग डिस्चार्ज,
के साथ रेडनेस, अर्जेंटमेटिकम ऑकुलर इरिटेशन विथ मार्क सेंसिटिविटी और टेंशन टेक्स्ट, इसमें आपका टीचिंग किया हुआ है सेंसिटिव और इरिटेशन। नैट्रम म्यूटिकम का यूज़ हम लोग यहाँ पे कर रखे हैं, जो वाटरी और इरिटेटिव ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, जो ट्रेडिशनल टेस्ट है। यहाँ पे वाटरी आएगा पिक्चर, तो नैट्रम का यूज़ करेंगे। सल्फर, बर्निंग, इचिंग और क्रोनिक ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस, जिसमें ऑकुलर कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बर्निंग और इचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये पारंपरिक मेटेरियल मेडिकल एक्सप्रेशन है, जिसके अंडरलाइंग ऑकुलर डिजीज के उपचार का प्रूफ हम लोग इसको नहीं मान सकते। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। सेफ्टी बाउंड्री। सर हमारे पास 2 मिनट और रह गए हैं, तो प्लीज बस थोड़ा बस वाइंड अप। बस बस प्लीज, ठीक है ना। सेफ्टी हम लोग यहाँ पे अर्जेंट, जो हम लोग ये सडन लॉस विजन होती है और इस पर देरी नहीं करे, अचानक दृष्टि की हानि होती है, और गंभीर अस्पष्ट दर्द वगैरह के साथ में होता है, थोड़ा फोटोफोबिया, लाइट इंटॉलरेंस वगैरह होगा, पुतली हमारी स्लगिश होगी, और चोट, सस्पेक्टेड ग्लोब का इंजरी अगर समझ में आता है, कोई केमिकल एक्सपोजर है, कॉन्टैक्ट लेंस वेयर है जिसमें बहुत ज़्यादा दर्द और रेडनेस है, तो वैसे कंडीशंस में आप तुरंत इसको आगे रेफर करें, अपने पास इसको नहीं रखें। ठीक है ना। जैसे ही आप इसको रिलीफ देंगे, हाँ, यहाँ पे हम लोग एक दो केस आधारित ये था, जिसमें कि 24 ईयर्स ओल्ड, दोनों आंखों में लालिमा थी, तो खुजली थी, पानी से डिस्चार्ज था, छींक भी थी, दृष्टि समान था, लक्षण मौसम दौड़ते हुए। ये एक एलर्जी कंजक्टिवाइटिस का लक्षण था, और इससे मुख्य लक्षण जो है बायलैटरल वाटरी प्रेजेंटेशन, दोनों आंखें पानी का पैटर्न एक साथ देता था, और इसके अंदर सेफ्टी चेक में दृष्टि हानि वगैरह कुछ नहीं है, और पहले भी उपचार के क्लिनिकल कंफर्मेशन से इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं दूसरी, जो कि कॉन्टैक्ट लेंस इंड्यूस रेड आइज था, जिसमें कॉन्टैक्ट लेंस का उपयोग करने वाले को फोटोफोबिया और फ्लोरोसेंट स्टेन करने के बाद में हम लोगों को स्टेन इक्विटल डिफेक्ट दिख रखा था, जिसमें मुख्य चिंता कैटाइटिस और कॉर्नियल अल्सर पर विचार करना चाहिए। अगर इसमें आपको जोखिम लगता है तो इसको आगे फर्दर रेफर कर दें। थर्ड हम लोग यहाँ पर बहुत ही पेनफुल आइज हमारे पास था, जो कि डिफ्यूज रेडनेस था, आँख हिलाने में दर्द था, जो कि हम लोग स्क्लेरोसिस का पैटर्न है। इसको भी हम लोगों को आगे रेफर कर देना ज़्यादा बेटर होता है। इंटीग्रेटेड डिसीजन पैथवे, जैसे यहाँ पे रेड आई है, विजन, पेन, फोटोफोबिया मैनेजमेंट, डिस्चार्ज, इचिंग मैनेजमेंट है, जो कन्वेंशनल अर्जेंट केयर जो हम लोग कर सकते हैं, इंडिकेट करें। और यहाँ पे होम्योपैथी पर्सपेक्टिव में पहले डायग्नोसिस करके इसको चेक जरूर कर लें कि इसको अपने ट्रीट करेंगे या फिर हम लोग आगे रेफर करेंगे। एविडेंस एंड कम्युनिकेशन, वाइट वी कैन से, यहाँ पे हम जानते हैं पे लंबे समय चली आ रही है, कम्युनिटी सिस्टम में इंडिविजुअलाइजेशन प्रेस्क्राइबिंग होता है, साक्ष्य इसके मिलते हैं दैट डिपेंड ऑन हेल्थ कंडीशन, और इसको हम किस तरीके से ट्रेडिशनल मेटेमेडिका के साथ में और प्रूवन क्लिनिकल एफिकेसी के लिए में थोड़ा इसको अलग रखते हैं, और जहाँ भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा दिखता है तो हम लोग आगे रेफर करने का कोशिश करेंगे। मुख्य संदेश, जो कि रेड आई एक सिम्टम है, इसका कोई डिफरेंशियल, बहुत व्यापक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है, और हमेशा विजुअल एक्यूटी, कॉर्निया और पुतली को जरूर जांच करें। दर्द, फोटोफोबिया, लाइट इंटॉलरेंस और रिड्यूस विजन, ये चिंता का कारण बन सकता है आपका। अगर सिंगल आंखों में यूनाइटेड रेड आई है तो उसको समझे कि कंजक्टिविटिस नहीं माने, और उसको आगे आप सीधा रेफर करें, वहाँ पे कहीं कोई इफ एंड बट करने की जरूरत नहीं है। और होम्योपैथिक केस एनालिसिस के ऊपर में सेफ्टी और चर्चा डायग्नोसिस के बाद ही करें, और साइट थ्रेटनिंग कंडीशन, जहाँ की रोशनी जाने की संभावना, उसको उसको पहचाने और उसको देर न करें, बिल्कुल भी देर न करें, और आगे इसको आप रेफर करें। और बहुत धन्यवाद आप सबका, बहुत ही पेशेंटली आपने सुना, और बहुत सारी टेक्निकल प्रॉब्लम्स की वजह के बाद हम लोगों ने यहाँ पे सेशन हमारा कुछ देर से स्टार्ट हुआ। डॉक्टर सिमी, बहुत धन्यवाद आपका और आप सभी डॉक्टर्स का, जो इस प्रेजेंटेशंस को अटेंड कर रहे हैं।
ये एक सामान्य हम लोगों ने ये किया कि भाई रेड आई को सिंपल रेड आई नहीं समझ के, ओनली कंजक्टिवाइटिस नहीं समझ करके इसको एक व्यापक रूप में देखें, और जो हम ट्रीट कर सकते हैं उसको ट्रीट करें। और आगे हम लोग अगर लगता है कि ये ट्रीट हम लोग को नहीं करना चाहिए, तो हम लोग आगे डेफिनेटली है कि पेशेंट के अच्छे बेहतरी के लिए उसको आगे आई सर्जन के पास उसको रेफर करें। बहुत धन्यवाद आप सबका। Thank you so much, sir. This was a really informative session. And thank you to all the IFPH participants. Now I hand over the session to English team. So you can begin.